क्या बोल रहा है? A pole of length 1 meter stand half dip in swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. The refractive index of water is 1.33 and sunlight is coming at angle 45 degree with the vertical. Find the length of shadow of the pool in the bed. बेड मतलब क्या है? बेड मतलब क्या समझे? बेड मतलब स्विमिंग पूल का सबसे स्विमिंग पूल लोएस्ट का पॉइंट। हाँ, स्विमिंग पूल का जो सतह है वो। बेड मतलब ये मत समझना कि स्विमिंग पूल के अंदर कोई बेड लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा डाउट हो जाता है। तो मान लो चलो इसमें बनाते हैं, पहले स्विमिंग पूल बनाते हैं। ये समझो स्विमिंग पूल है, ये समझ लिया जाए स्विमिंग पूल है, और उस स्विमिंग पूल में एक पूल है इस तरीके से, एक पूल है ऐसा। ओके, और लाइट रेज कैसे आ रही है? तो लाइट रेज जो आ रही है इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है लाइट रेज। कितना एंगल है? 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल है। तो क्या होगा? ये एंगल 45 डिग्री है। तो लाइट रे तो हर एक पे स्ट्राइक करेगी ना। लाइट रे जो है इस पे, तो इस पे भी स्ट्राइक करेगी, इस पे भी स्ट्राइक करेगी, इस पे जो है भी स्ट्राइक करेगी। ये क्या, इस पे कैसे स्ट्राइक करेगी लाइट रेज? पानी के सतह जो अंदर लाइट रे जाएगी कैसे स्ट्राइक करेगी? वो किसी भी स्ट्राइक करेगी या किसी और तरीके से बेंड हो जाएगी ना। बेंड। तो कैसे ही बेंड होकर अगर मान लो स्ट्राइक करती है, तो इस पोल के इस पार्ट पे स्ट्राइक करेगी, तो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, पानी के अंदर वाला पार्ट, उसकी इमेज जो है, उसकी शैडो जो है, उसकी शैडो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। कितना है वो? 45 पे स्ट्राइक कर रहा है। तो मान लो ये पॉइंट का शैडो, ये जो है यहाँ से लाइट अगर नहीं आ पाया, इसका जो शैडो है कहीं भी पानी में जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना पार्ट है यहाँ पे देखो, लाइट ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया तो वो फिर पानी के अंदर जाके, पानी के अंदर जाके थोड़ा सा बेंड होके इस पूरे पोर्शन का, इस पूरे पोर्शन, ये पूरा पोर्शन है कितना लेंथ का? तो ये है 50 सेंटीमीटर का। और लाइट रे जो यहाँ पे जिस एंगल पे भी यहाँ पे आएगा करेगा, तो वो जाके इसका उतना ही शैडो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो। और ऊपर वाले का जो शैडो है, देखो ऊपर वाले का जो शैडो है, ऊपर वाले का शैडो पानी पे ऐसे बनेगा, ऊपर वाले का शैडो पानी पे ऐसे बनेगा। बट यहां से जो लाइट रे, ये जो पोर्शन है इसका, इसका जो है, इसका पानी के अंदर कैसे इमेज बनेगा, तो वो देखना है। देखो, तो ये जो इस पॉइंट का अगर हम बात करें, इस पॉइंट से अगर हम बात करें, तो यहां से जो भी लाइट रेज होगी, यहां से जो लाइट रेज होगी, उसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? ये कैसे स्ट्राइक कर रहा होगा? ये जो आखिरी एंड पे आने वाला जो रे होगा, ये यहां से जो रेज आ रहा होगा, इस तरीके से जो रेज आ रहा होगा, इस तरीके से इसका शैडो बना रहा होगा। तो ये जो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक करेगा 45 डिग्री पे, ये स्ट्राइक करेगा 45 डिग्री पे। तो ये जो रे है ये इसके अंदर इसी तरीके से निकल लेगा कि बेंड हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा ना। तो कहाँ बेंड होगा? मतलब जो नॉर्मल इसका पाथ है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो एक्चुअल जो इसका पाथ है, एक्चुअल इसका पाथ ऐसा होने वाला था,
अगर नहीं कोई होता, ये पानी नहीं होता, तो इसकी पूरी की पूरी लेंथ इतनी बन जाती, जितना लेंथ का शैडो है उसी हिसाब से इसका, जितना इसका लेंथ है उसी हिसाब से शैडो बन जाता है इसका। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ना जाके अब ये लाइट रे कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो अब जो पानी में इसका शैडो दिखेगा, वो शैडो तुम्हें यहाँ तक दिखाई देगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो अब ये है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, और ये 1 मीटर का है, पोल का लेंथ 1 मीटर का है, पोल का लेंथ 1 मीटर का है, उसमें से ये 50 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना बच गया? 50 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, ये 50 सेंटीमीटर, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये जो लेंथ इसका शैडो बनेगा वो भी 50 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? तो नीचे वाला मतलब इस पूरे का जो यहाँ पे ये शैडो बन रहा है, ये यही शैडो बन रहा है ना, इस पूरे पोल का जो पानी में शैडो बन रहा है, ये बन रहा है ना, उसमें से ये 50 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना 50 सेंटीमीटर होगा ना? यस सर। यस सर। अब हमें क्या करना है कि हम अगर इसका लेंथ निकाल लें तो पूरे शैडो का लेंथ निकल जाएगा कि नहीं? यस। अच्छा, ये निकल जाएगा। अच्छा, ये तो एयर है, ये क्या है? ये एयर है, और ये क्या है? वाटर, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 1.33, और इसको 4/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस। अच्छी बात है। तो अब तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसकी लेंथ पता है? यस सर। 50 सेंटीमीटर है। ओके, और अगर ये एंगल पता चल जाए और इसको x मान लो, इसको क्या मान लो? x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? √50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाओ, क्योंकि हमको ये एंगल r पता करना है। तो एंगल r पता करना है, तो स्नेल लॉ से क्या लिखोगे? sin i upon sin r equals to, तो लिखोगे 1 into sin i इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर, ऐसा लिख देंगे ना। ये इधर μ1 है, इधर कितना है? μ2 है, तो लिखते हैं ना हम लोग μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ऐसा लिख देंगे ना स्नेल लॉ को। तो μ1 तो 1 है, और μ2 की वैल्यू कितनी है? ये μ2 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 4/3 है। अब साइन आई की वैल्यू कितनी है? साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री, तो इसको डायरेक्टली 1/√2 लिख देते हैं, क्योंकि साइन आई की वैल्यू कितनी? 45 है, तो ये है 45 डिग्री, इसको 1/√2 लिखते हैं, 4/3 इंटू साइन आर लिख देते हैं। तो साइन आर यहां से कितना आएगा? 3/4√2 आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो ट्रायंगल तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन आर क्या लिखोगे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन आर लिखोगे ना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा? 50 परपेंडिकुलर, हाँ सॉरी एक्स, हाँ एक्स यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल के सामने बोला जाता है परपेंडिकुलर, एक्स डिवाइडेड बाय √50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो यहाँ से x अपॉन √50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3/4√2। अब दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे 9, और नीचे 16 इंटू 2 32 होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये जो आ गया 32x स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये कितना हो गया? इधर ले आओगे, 32 में से 9 घटा कितना होगा? 23x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 50 का स्क्वायर लिख देंगे, और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 50 स्क्वायर
बाई 23 और x की वैल्यू आ जाएगी, रूट करेंगे तो ऊपर 150 रूट 23 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. रूट 23 Yes, कितना होता है? sir. रूट 23 देखो, रूट 23 25 के आसपास होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास ले लोगे, मतलब 5 से कुछ ज्यादा ले लेते हैं इसको, नहीं सॉरी 5 से ज्यादा नहीं, 5 से थोड़ा कम ले लें इसको, 5 से थोड़ा कम ले लें। Yes, sir. तो 5 अगर इसको हम 5 ले लेते हैं, देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, अगर इसको हम 5 ले लेते हैं तो डिवाइड करें कितना आएगा, ये 30 आएगा ना, 30. और चूंकि ये 5 से कुछ कम होगा, 5 से कम कितना, कुछ कम मान लेते हैं, इसको हम 31 के आसपास मान लेते हैं इसको, भाई 4.9 4.8 के आसपास होगा, तो इसको हम 31 के आसपास मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 31 के आसपास होगी कि नहीं होगी? x की वैल्यू 31 के आसपास होगी, 31 32 के आसपास। Yes, sir. तो टोटल शैडो लेंथ कितना हो जाएगा? 50 प्लस 81. 32 31 32 के आसपास, तो ये 81 to 82 के आसपास हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. रंजन एक्चुअली कैलकुलेट करके दे दिया है 31.27, यस 31.27 आएगा इसका आंसर। तो पूरा आंसर 81.27 सेंटीमीटर शैडो लेंथ हो जाएगी। चलो थैंक यू। ओके ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 17। ओके 17 क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बाय माइक्रोस्कोप एम, a glass slab of thickness 2.1 centimeter is introduced between P and M. If the refractive index of glass slab 1.5, by what distance should the microscope be shifted to the focus the object again? Yes. अच्छा ये क्वेश्चन सब लोग का डाउट है या कुछ पर्टिकुलर लोगों का है? ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सब लोगों का डाउट है, क्योंकि मेरे ख्याल से होना तो चाहिए ये। Yes, sir. है ना? ओके तो इससे पहले मुझे अब थ्योरेटिकल पार्ट बताना पड़ेगा। चलो तो अभी इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि एक और काम हम दिए थे कल, एक और काम दिए थे तुम लोगों को, तो किए हो कि नहीं? क्लास वाला हाँ क्वेश्चन। क्लास वाला क्वेश्चन। यस सर आया है। हाँ तो वो उसमें जो शिफ्ट की वैल्यू होगी वो फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान रखते हुए, और उसके बाद भी हमको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, एंड क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये दोनों दिख रहा है। तो ये दोनों उसी कंसेप्ट में बेस्ड है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो उसका तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो कल एक याद है, कल बताया था तुमको, ये एक मीडियम यहाँ एक मीडियम यहाँ, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव μ2, ये D2 था और ये D1 Yes, था, sir. तो कितना शिफ्ट हो गया था? तो वो D1 μ1 प्लस D2 μ2, इतना आंसर आया था कि नहीं आया था? सर वो टोटल डिस्टेंस लास्ट का आया था, शिफ्ट इतना नहीं आया था। शिफ्ट तो कुछ और था, हाँ इंटरफेस से कितनी दूरी पे दिखेगा आया था ना वो। यस सर। हाँ तो ये इसी का बेस्ट क्वेश्चन है, देखो हम समझा देते हैं कैसे बनेगा ये। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? और सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर, तो ये जो वेसल दिया गया है, ये जो वेसल दिया गया है ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी मतलब ये चीज ऐसे सिलेंड्रिकल है, और इसका डायमीटर दिया गया कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कंटेंट कितना पानी, तो तब समझ लो कि अगर पहले हमने वेसल लिया और उसमें पूरा का पूरा पानी जो है भर दिया, पूरा का पूरा पानी भर दिया, तो कितना हो जाएगा? ये इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 805 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें क्या किया गया? तो ये जब इसमें भरोगे, यहाँ पे इसमें पानी भरोगे, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी? यस सर।
देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसे पूछ कर रहा है इफ द बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास पीस इज सीन बाय पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे मतलब उसको, इस बॉटम को यहां से देखा जा रहा है, ये बॉटम कहां दिखेगा, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि नहीं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ द बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास पीस इज सीन बाय पैरेक्सियल रेज, मतलब कि जो रेज पैरेलल हो उनसे देखा जा रहा है, मतलब नियर नॉर्मल व्यू है, तो वो कहां दिखेगा, इमेज कहां लोकेट करेगा। तो एक्चुअली में तुम्हें ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है कि यहाँ कुछ हाइट तक ग्लास है और उसके बाद कुछ हाइट तक क्या है, पानी है, और हमें इस चीज को देखना है, ये है कि नहीं है। यस सर। ये डाउट किसका था, ये डाउट था ये डाउट किसका ये डाउट पता नहीं, जिसका भी डाउट था। तो ये हमें देखना है कि नहीं देखना है, तो इसमें हमको ये D1 और D2 पता होना चाहिए, यहाँ μ1 और μ2 पता होना चाहिए। तो ये इससे कहाँ दिखेगा, ये इससे कहाँ दिखेगा, उसको निकाल सकते हो ना फॉर्मूला से, D1 μ1 प्लस D2 μ2 करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यस सर। तो तुम्हें इसमें D1 पता है, ये डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर पता है, तुम्हें ये लेंथ पता करना पड़ेगा। ये लेंथ कैसे पता करेगा, पाई आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम से एच नहीं निकाल। नहीं नहीं, आप देखो उससे नहीं निकलेगा ना। पहले ये कैसे निकालोगे, पहले पानी जो था, पानी तो था पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना था, 800 800। ये, तो इससे, लेकिन जब उसमें ये हम क्या किए हैं, एक और सिलेंड्रिकल पीस डाल दिए हैं, किसका, ग्लास का डाल दिए हैं, उससे क्या होगा, पानी की हाइट अब बढ़ गई होगी ना, पानी की हाइट बढ़ अच्छा गई होगी, पानी की हाइट बढ़ गई होगी। तो अब जो ये आएगा, अब जो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम आएगा, ये कितना हाइट तक आएगा, पाई आर स्क्वायर एच डैश, वो जो पानी था वो तो था ही, और प्लस इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8Q, ये डालोगे नहीं डालोगे, यस सर। और तब जाके एच डैश आएगा, वो पूरा का पूरा एच डैश निकलेगा, उस एच डैश में से 8 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो तुमको वहां से D2 मिलेगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बनेगा ये, नहीं क्या सर। ये जो यहाँ से पानी का ग्लास सिलेंडर डालने के बाद न्यू हाइट निकालोगे, ये जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डाल दिए, उसके बाद पानी की हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी ना, यस सर। तो वो ये इस तरीके से एच डैश निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यस सर। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लिख देते हैं, एच डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 800 पाई बाई पाई आर स्क्वायर बाई 8 क्यूब बाई पाई आर स्क्वायर, इससे तो पाई कट गया, और ये 800 बाई 36, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 8 5112, और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 36, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा का पूरा ये पानी कितने हाइट तक का है ये आएगा तुमको एच डैश, और उस हाइट में से इस एच को माइनस करोगे तो तुम्हें ये D2 मिलेगा, और D1 की वैल्यू कितनी है, D1 तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो इंटरफेस से कितने नीचे पे होगा वो पॉइंट, बॉटम पॉइंट, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है या नहीं, है सर। नहीं क्लियर है, चलो तो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से बन जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, 19 के लिए और 20 ऐसे क्वेश्चन के लिए जो कल तो दिए थे वो, या 10 भी है तो 10 भी बता देते हैं। तो पहले इन सब क्वेश्चन के लिए थ्योरेटिकल पार्ट दिए थे उसको हम पहले बता देते हैं, उन चीज को पहले बता देते हैं। तो चलो वापस से आते हैं पुराने स्क्रीन पे। तो कल जो हम दिए थे डबल रिफ्रैक्शन,
रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस दिए थे, कौन सा, नियर नॉर्मल व्यू था, नियर नॉर्मल व्यू, जिसमें क्या था, जिसमें था कि हमारे पास एक स्लैब था, इस तरीके से एक स्लैब था, ट्रांसपेरेंट स्लैब, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब था, एक लाइन लिया गया था, एक लाइन इस तरीके से ले लिया गया, और उसी पे यहां कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंटरफेस ए है, ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, और व्यू जो कर रहे हैं ना, हम यहां से व्यू कर रहे हैं, इसको व्यू जो है हम यहां से कर रहे हैं। तो ये मान लो इस इंटरफेस से x दूरी पे है, इसकी थिकनेस कितनी है, t है, तो बताना है कि ये ऑब्जेक्ट यहीं दिखेगा कि कहीं और दिखेगा, मतलब ये अपनी पोजीशन से कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला काफी इस्तेमाल होता है। तो ये किए हो कि नहीं किए हो इस चीज को? नो सर, वो वाला किए थे। ये क्वेश्चन है, इसी में एक रियल इमेज का दिए, रियल ऑब्जेक्ट का दिए थे, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का दिए थे। यस सर, रियल वाला किए थे, कितना शिफ्ट कितना है सर? 1 मिनट। इसमें शिफ्ट का जो फॉर्मूला आया होगा t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, जहां पे म्यू होगा म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर, ये रहा होगा, ये म्यू डेंसर है, ये म्यू रेयर है, और मोस्ट ऑफ टाइम क्योंकि ये एयर होता है तो म्यू रेयर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो म्यू जो हो जाएगा म्यू डेंसर के इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला शिफ्ट का आया था कि नहीं, ये अपनी जगह से इतना शिफ्ट कर जाएगा। नो सर, ये नहीं आया था। ये नहीं आया था। हाँ, तो ये फॉर्मूला पहले डेवलप करना है, उसके बाद वैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो पहले इसको हम डेवलप करते हैं, इस फॉर्मूले को हम डेवलप करते हैं, ध्यान से देखना इसको। अब ये काफी अच्छा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन का, इसमें 1 बाय 1 चीजों को बता रहा है। हाँ, तो इसको देखना है इसको कैसे ये, तो सबसे पहले तो रे डायग्राम से इसकी इमेज दिखाओ, रे डायग्राम से इसकी इमेज जो होगी वो दिखाओ। ये थिकनेस इसकी टी है, तो ये जो दिखेगा इस आदमी को, यहाँ पे अगर आई पोजीशन है तो कैसे दिखेगा, तो इससे निकलने वाली रेंज जब इसके आईज पे पड़ेगी, मतलब ये आई पोजीशन, मतलब यहाँ पे आई पोजीशन है, इससे निकलने वाली जो रेंज होगी वो हम इसके आंख पे इंसिडेंट कराएंगे, और वो रेंज को जहां से आके दिखेगा वहीं से इमेज बनेगी ना इसकी। तो देखो, इससे निकलने वाले दो रेंज को ले लो, तो एक रेंज तो हम ये ले लेते हैं, एक रे यहां से निकला, अच्छा ये रे का सबसे पहले ए बी से मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन क्योंकि इससे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो इसमें कोई डेविएशन होगा क्या? नो सर। ये तो सीधे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे, लेकिन इस इंटरफेस पे भी नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो ये सीधे यहाँ निकल लेगा, ये रे तो डायरेक्ट इसकी आंखों में आ जाएगा। दूसरा रे जो हम ले रहे हैं इसके बिल्कुल बगल वाला ले रहे हैं, दूसरा रे जो हम ले रहे हैं ना, ये समझो दूसरा रे बिल्कुल हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला, लेकिन ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं कर रहा है। अब इसी को ग्राफिकली दिखाने के लिए, इसी चीज को ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इतना बगल में ना मान के यहाँ पे मान लेते हैं, चलेगा ना? समझ रहे इसको, ये बिल्कुल इसके बगल का रे, ऐसा मत समझना कि ये अगर इधर चला गया तो उतनी बड़ी आई पोजीशन नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल बगल का ही रे है, इसको थोड़ा बस
फिगर हमको क्लियर कट बनाना है, एक तो थोड़ा दूर लेना है, और ये डिस्टेंस x है, इसको तो हम इधर बना देते हैं, ये यहाँ से इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट x दूरी पे है। तो चलो सबसे पहले इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? जो रे होगा। आया है इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने नॉर्मल ले लिया इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने मान लिया कि ये μ2 है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है। μ2 क्या है? μ2 जो है वो म्यू डेंसर है, एंड μ1 जो है वो म्यू रेयरर है, एंड म्यू जो है वो म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर है। ये बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रे कैसे बनेगी? टुवार्ड नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल? इस रे का एक्चुअल रास्ता ऐसा था, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, टुवार्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये रे जो इस मीडियम में, मान लो ये ग्लास का मीडियम है या पानी मीडियम है, इस आदमी को ये रे कहाँ से दिखाई पड़ेगा? यहाँ से आता दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से आता दिखाई पड़ेगा? दूर से आता दिखाई पड़ेगा। दूर से आता दिखाई पड़ेगा। पीछे से। इसको हम पीछे और एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखो, समझो, ये यहाँ पे इसकी इमेज 1 बनेगी, मतलब इसमें अगर कोई व्यूअर है, इसके अंदर कोई व्यूअर है, उसको ऑब्जेक्ट O दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट I1 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, I1 का तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। सपोज करो ये इसकी इस इंटरफेस से, जिस इंटरफेस से हम रिफ्रैक्शन करा रहे होते हैं, वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये अगर D1 है, ये अगर D1 है, तो D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ2 into x। ओके, ये म्यू इंटू एक्स होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है, ये म्यू जो है वही म्यू जो है μ2 अपॉन μ1 या μd अपॉन μr। इतना सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? इतना सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, अब ये जो दोनों रे आया, एक रे तो चलो इस तरीके से इंसिडेंट किया, तो ये तो फिर ऐसा ही निकल लेगा। दूसरा रे जो आया वो इस इंटरफेस पे आया, इंटरफेस CD पे। उस इंटरफेस CD पे फर्दर इसका रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये इसका एक्चुअल पाथ था, तो कैसे होगा ये टुवार्ड नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो ये रे जो ऐसे जाने वाला था, अब ऐसे न जाके नॉर्मल पर दूर हो जाएगा। ऐसे इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, और ऐसे इसको ड्रॉ कर देते हैं, और इसको थोड़ा इस तरीके से खींच लो। ओके, तो I2 यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पॉइंट I2 बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर, बनेगी। और जो इस मीडियम में जो देख रहा होगा, उसको ऑब्जेक्ट इस O का, O जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिखेगा? I1 पे दिखेगा, O पे दिखेगा कि I2 पे दिखेगा? I2 पे दिखेगा। I2 पे दिखेगा, वो दिखेगा I2 पे। तो वही I2 इस इंटरफेस से, किस इंटरफेस से मेजर करेंगे हम लोग? I2 अब किस इंटरफेस से मेजर करेंगे? जिस इंटरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, CD से मेजर करेंगे, और उसी पर सारा फार्मूला लगाएंगे। अब I2 CD से कितना बना है ये हम निकाल लेंगे, और फिर उसको माइनस करके हम शिफ्ट निकाल लेंगे। तो I2 के लिए क्या लिखेंगे? देखो, I2 के लिए क्या लिखोगे? I2 के लिए रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? डेंसर टू रेयर की रेयर टू डेंसर? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर हो रहा है ना। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है?
इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? सीडी से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओ है या I1 है? I1 है। और वो इस इंटरफेस से कितनी दूरी पे है? D1 T प्लस D1 यस सर। है ना। D1 इस plus इंटरफेस से T प्लस D1 इतनी दूरी पे है ना ये। यस yes sir ओके, तो यहाँ पे अगर इसका हम डिस्टेंस D2 निकालना चाह रहे हैं इस इंटरफेस से, तो D2 हम क्या लिखेंगे? D2 क्या लिखें? T प्लस D1 डिवाइडेड बाई क्या? म्यू लिखेंगे नहीं लिखेंगे? mu yes sir yes sir अच्छा, D1 की वैल्यू कितनी है? म्यू अपॉन एक्स है कि नहीं है? mu into x तो D2 जो हो जाएगा ये T प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir तो आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो I2 पे दिखेगा और जहां जिस इंटरफेस से उसकी दूरी निकालेंगे वो D2 निकालेंगे। अच्छा, शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट कितना हो गया? पहले कहाँ था वो? पहले T प्लस एक्स पे था कि नहीं था वो? था yes क्योंकि Yes, sir. फाइनली जो ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के सामने कौन सा इंटरफेस है? CD है कि AB है? CD है। CD CD है, तो CD है। वो तो सारी डिस्टेंस यहीं से मेजर करेगा। तो पहले एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी इस इंटरफेस से T प्लस एक्स पे थी। अब शिफ्ट होके कितना हो गया है? D2 हुआ है कि नहीं हुआ है? तो शिफ्ट कितना हो Yes, जाएगा? T प्लस एक्स माइनस D2, ये शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? yes sir तो आप इसको निकाल लो, ये T प्लस एक्स और D2 की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो D2 कितना आएगा? ये आएगा T प्लस म्यू एक्स अपॉन एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ आ गया T प्लस एक्स और इसको खोल दो तो ये हो गया, नीचे म्यू है ये, पर यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, ये बीच में माइनस होगा, ये यहाँ माइनस है, माइनस, तो माइनस T म्यू माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो शिफ्ट की वैल्यू जो आ जाएगी, शिफ्ट जो हो जाएगा T माइनस टी बाई म्यू, और ये T1 माइनस म्यू आया, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? yes sir अच्छा, अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो अब क्वेश्चन बनाने में तुमको इसमें कंसीडर करना है। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, क्या उसी मीडियम से व्यू किया जा रहा है कि नहीं? हम यहाँ फिर से फिगर बनाते हैं। अब ध्यान से देखो, बारीकी से इसको कैसे अप्लाई करोगे। ये बीच में क्या मीडियम चेंज हो गया था, देखने वाला जो था वो इस मीडियम में था, वो कौन सा था? एयर था। ऑब्जेक्ट किसमें था? वो भी एयर में था। नियर नॉर्मल व्यू मतलब कि ये परपेंडिकुलरली, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होकर ये टुवर्ड्स देखने वाले को शिफ्ट हो गया था। इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल शिफ्ट, इस शिफ्ट को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये थोड़ा अलग केस हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किस मीडियम में है? जिस मीडियम में है व्यू उसी मीडियम से किया जा रहा है, बस बीच में क्या है, मीडियम चेंज हो गया है। अब इसमें जो शिफ्ट निकालने में क्या ये बातें मायने रखती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये जो बीच में स्लैब रखा गया है उससे कितनी दूरी पे है, और उसमें व्यू करने वाला इस स्लैब से कितनी दूरी पे? शिफ्ट का जो फॉर्मूला है T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू आया, उसमें खाली क्या इसमें आना चाहिए, क्या इसमें आ रहा है? इसमें खाली स्लैब का थिकनेस है वो मैटर करता है, और जो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मैटर करती है। ये इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि ये x कितना है और ये x डैश कितना है, इससे कोई मतलब नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? ये जो है कि कितनी दूर पे आप दिखेगा, शिफ्ट कितना होगा उसमें मतलब नहीं है, लेकिन कितनी दूर पे दिखेगा उसमें है। इस x की वैल्यू है कि नहीं है? है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि अब वो कहाँ दिखेगा, उसमें वो कितनी दूरी पे था वो मायने रखता है। लेकिन अगर सीधे
शिफ्ट की बात हो, उस शिफ्ट में हम क्या करेंगे, हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो व्यूअर है उसके बीच में इसको कहाँ रखा गया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, इसी में मान लो हम ऐसे कर दें, एक स्लैब ये ले लें और एक स्लैब ये ले लें, दोनों सेम स्लैब है, इसकी भी वही, मतलब यहाँ पे ये μ1 की वैल्यू 1 है और ये μ2 है और ये μ2 है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसकी थिकनेस T1 है और इसकी थिकनेस T2 है और यहाँ से व्यू किया जा रहा है। अब शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। T1 into T2. T1 1 minus 1 by mu plus T2 1 minus 1 by mu, ऐसा होगा। अगर इसको हम mu2 Yes. ले लें, इसको mu3 ले लें, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वही कितना, यहाँ ले लोगे ये mu2 अपॉन mu1 हो जाएगा और ये mu3 हो जाएगा कि नहीं? समझ Yes, में आ रहा है sir. कि नहीं आ रहा है? अगर और भी Yes. n मल्टीपल स्लैब ले लें तो शिफ्ट कितना हो जाएगा? T1 1 माइनस, मान लो ये mu1 है, mu2 mu3, T2 1 माइनस 1 बाई mu2, इस तरीके से T3 1 माइनस 1 बाई mu1, ऐसे बनेगा कि नहीं फॉर्मूला? Yes sir बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो याद रखना, चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही केस में शिफ्ट इतना ही होता है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा, या म्यू इक्वल टू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर हो जाएगा। समझ में आया ये? चाहे क्या हो और क्या हो बोले थे सर आप? बोले हैं चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, शिफ्ट का फॉर्मूला यही बनता है। हाँ ओके सर। ये क्लियर? और ये कौन सा शिफ्ट है? इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से था, इसके परपेंडिकुलर लिए थे हम, व्यू परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट था और जो आई पोजीशन है उसको जब मिलाए हैं ना, तो जो इंटरफेस है उस इंटरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर आया है, और उस केस में ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करेगा चाहे इधर शिफ्ट करेगा। रियल वर्चुअल केस में अलग अलग, और इसका शिफ्ट का फॉर्मूला दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, रियल केस में टुवर्ड शिफ्ट करेगा, वर्चुअल केस में अवे शिफ्ट करेगा, लेकिन शिफ्ट का फॉर्मूला दोनों ही केस में कितना आएगा, सेम आएगा। ये और ये शिफ्ट चूंकि परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग होता है, इसलिए इस शिफ्ट का नाम नॉर्मल शिफ्ट होता है। ये नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वाला शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट अलग होगा, और एक होता है लैटरल शिफ्ट, कल बताएंगे लैटरल शिफ्ट, वो अलग होता है। क्या समझ में नहीं आया? आया सर। यस सर। चलो, बहुत लोगों को समझ में आया नहीं, इसलिए काफी कम जनसंख्या है यहाँ पे भी। ओके, फिर इसको यहीं स्टॉप करते हैं, आज का टाइम खत्म हो रहा है, बाकी कल। और आज ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, अभी ऑफलाइन क्लास एक दो दिन नहीं होगी, पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, तो ऑफलाइन क्लास आज नहीं होगी। चलो फिर इसको यहीं पर